मैं आपको वीडियो में व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर के बारे में बात कर रही थी, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वह वीडियो बीच में ही रुक गया। तो उसी पहले वाले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं लेजिस्लेचर के वीडियो को कंटिन्यू करते हुए लोकसभा के बाद राज्यसभा के बारे में बात कर रही हूँ कि यह राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। मैं यह पॉइंट आपको समझा रही थी कि लोकसभा जो है वह भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। हर 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य जो हैं वह रिटायर हो जाते हैं और नए सदस्यों की नियुक्ति इसमें कर जाती है। तो यह सदन जो राज्यसभा है वह स्थायी सदस्यों का सदन है। स्थायी सदन है, इसको परमानेंट हाउस बोलते हैं, इसीलिए इसको अपर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि अध्यक्ष होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अब आपने देखा राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का है, लेकिन राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं, उपराष्ट्रपति साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के उपसभापति को अपने में से राज्यसभा के सदस्य ही चुनते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। लोकसभा में न्यूनतम आयु क्या थी? 25 वर्ष थी। अब आगे बढ़ें, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कंपैरिजन करेंगे हम। लोगों द्वारा चुने गए सदस्यों की सभा है। यह विधानसभा के विधायकों के द्वारा चुने गए सदस्यों की सभा है। इसी तरह लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। लोकसभा भंग की जा सकती है। लोकसभा की आपातकालीन की स्थिति में कार्य अवधि भी बढ़ सकती है। यह अस्थायी सदन है, निम्न सदन है, डायरेक्टली व्यक्तियों द्वारा चुना गया सदन है। लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है, यह कभी भी भंग नहीं होता। हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए व्यक्तियों का चयन कर दिया जाता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। 530 तो राज्यों के द्वारा चुने गए व्यक्ति और 20 केंद्र शासित राज्यों के द्वारा चुने गए व्यक्ति। इसी तरह राज्यसभा में भी अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। 238 तो राज्य एवं केंद्र शासित राज्यों के द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं या उनके सदस्यों के द्वारा चुने गए होते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऐसे ही लोकसभा में भी 2 सदस्य एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पर आपको संविधान में राष्ट्रपति की पावर्स के बारे में फिर से इसके अंदर आएगा कि लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति अपनी मर्जी से 2 एंग्लो इंडियन व्यक्तियों की नॉमिनेशन या उनको मनोनीत कर सकता है और राज्यसभा में विभिन्न फील्ड के व्यक्ति, चाहे वह क्रिकेट से रिलेटेड हों, चाहे लिटरेचर से, चाहे पोइट्री से, किसी भी आर्ट और कल्चर से रिलेटेड विभिन्न फील्ड के व्यक्तियों को, 12 व्यक्तियों को नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। लोकसभा में 530 और 20 केंद्र शासित राज्यों द्वारा और 2 एंग्लो इंडियंस मिलकर 552 होते हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ 543, 45, 545 लोकसभा के सदस्य हैं। इसी तरह राज्यसभा में 238 और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए तो 250 मैक्सिमम हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्य 245, 233 प्लस 12 हैं। अब हम आगे बढ़ें तो देखेंगे कि राज्यों से 530 सदस्य चुनते हैं और केंद्र प्रशासित सदस्य क्षेत्रों से
13 सदस्य हैं। अधिकतम चुने जा सकते सदस्य हैं 543, 2 एंग्लो इंडियंस उसमें होते हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ 545 सदस्य हैं, लेकिन टोटल सदस्यों की संख्या मैक्सिमम 552 हो सकती है, 552। इसी तरह राज्यसभा में अगर हम देखें तो राज्यों से 229 सदस्य का चुनाव किया गया है। 4 केंद्र शासित प्रदेश से हैं, 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। अधिकतम चुने गए सदस्य 233 हैं, वर्तमान में 245, और मैक्सिमम सदस्यों की संख्या राज्यसभा में 250 हो सकती है, यानी कि 250 सदस्य, जिसमें से 12 मनोनीत, 238 चुने गए सदस्य। और वहीं लोकसभा में अगर देखें तो 545 होते हैं मैक्सिमम, यानी कि राज्यसभा के दोगुने सदस्य लोकसभा में होते हैं। अब लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर दूसरे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस या जो उनके अंदर अंतर है वह क्या है? लोकसभा का रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर होता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना गया, उसे स्पीकर कहा जाता है। राज्यसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं, उपराष्ट्रपति जी होते हैं। मनी बिल को केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। राज्यसभा में कभी भी कोई भी मनी बिल, फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता। मनी बिल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा और फिर उसे पारित करने के बाद राज्यसभा में कंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में अभी हमने अंतर पढ़ा, अब इन दोनों की सिमिलैरिटीज़ पढ़ेंगे कि दोनों के अधिकार किन किन क्षेत्रों में एक जैसे, एक बराबर हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का कार्य लोकसभा राज्यसभा दोनों में से कोई भी सदन निम्न या उच्च कर सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का या महाभियोग का चलाने का कार्य भी लोकसभा राज्यसभा में से कोई भी सदन कर सकता है। संविधान में संशोधन करने के लिए अगर कोई विधेयक या कोई चलाया जाता है तो वह भी दोनों सदनों में से कोई भी सदन संशोधित करने के लिए प्रस्तावित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट या न्याय के या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत भी लोकसभा और राज्यसभा इक्वली कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी व्यक्ति कर सकता है या कोई भी सदन कर सकता है। अब हम अगर प्रधानमंत्री की बात करें या मंत्री परिषद की बात करें या लोकसभा के मेजॉरिटी पार्टी की बात करें, तो आपको मैंने बताया कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायित्व होती है। लोकसभा के अंदर मंत्री परिषद में कौन कौन होता है? सबसे ऊपर मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री के बाद कुछ क्लोज मिनिस्टर्स जो होते हैं उन्हें हम कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं जो उन्हें हम राज्य मंत्री बोलते हैं। और फिर कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जिनका कोई भी विभाग नहीं होता। ये सारे मंत्री मिलकर कौन कौन? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और अन्य मंत्री मिलकर मंत्री परिषद बनाते हैं। इस पूरे मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। एक व्यक्ति को हटाने नहीं की जगह सारे के सारे व्यक्ति जो हैं वह सामूहिक रूप से सरकार जो है उसका उत्तरदायित्व बनता है, जिसको हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं। अब इसी सामूहिक उत्तरदायित्व से लगा हुआ लेजिस्लेचर के दोनों सदनों में से लोकसभा के सदन का नो कॉन्फिडेंस मोशन की हम बात करें, अविश्वास प्रस्ताव की अगर हम बात करें, तो हम ये कहेंगे
कि विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हटाने का या कमज़ोर करने का कार्य किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक ही बार लाया जा सकता है। एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा। 50 सदस्यों के समर्थन के द्वारा किसी भी सदन में कितने भी सदस्य हों, लेकिन 50 व्यक्तियों का प्रस्तावित करना, अनुमोदित करना नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव के लिए ज़रूरी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, पहली सबसे इम्पॉर्टेंट बात अविश्वास प्रस्ताव की कि वह केवल लोकसभा में ही रखा जा सकता है। दूसरी बात कि वह तभी रखा जा सकता है जब उस पर 50 व्यक्ति उसे प्रस्तावित करें, उसके बारे में 50 व्यक्ति उसके ऊपर साइन करें। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में मैंने आपको बताया कि 50 सदस्यों के समर्थन होना चाहिए और केवल लोकसभा में रखा जाता है। आज तक हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें से केवल विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव में कॉन्फिडेंस हासिल नहीं कर पाए थे और उनकी सरकार गिर गई थी। आज तक हिस्ट्री में, इतिहास में कभी भी और कोई प्रधानमंत्री ऐसे नहीं हुए जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया हो और वह अपना विश्वास हासिल करने में सक्षम नहीं रहे हों। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको लेजिस्लेचर के बारे में बताऊं कि सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। जब भी सदन की कार्यवाही हो तो सदन में 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। राज्यसभा, इसे गण पूर्ति कहते हैं, चाहे वह लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। इस चीज़ को या इस बात को गण मूर्ति कहते हैं। यह आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमारी जी थी। पहले अध्यक्ष GV मावलंकर जी थे। अभी प्रेजेंट में 17वीं लोकसभा है जिसके अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी हैं। संसद में एक प्रश्नकाल होता है और कार्यसूची के मध्य का समय शून्यकाल कहलाता है। यानी कि पहले संसद में प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल के बाद इंटरवल होता है जिसे शून्यकाल कहा जाता है और उसके बाद एक कार्यसूची के हिसाब से कार्य किया जाता है। एजेंडा ऑफ द पार्लियामेंट एजेंडा ऑफ द सदन जो है वह किया जाता है, उसे शून्यकाल कहा जाता है। व्यवस्थापिका के कार्य एवं शक्तियाँ आपको पहले भी वीडियो में बता दिया है मैंने, फिर भी इसको संक्षेप में हम कर लेते हैं। सबसे पहला काम व्यवस्थापिका का कानून का निर्माण करना। दूसरा कार्य कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। तीसरा कार्य वित्त पर नियंत्रण करना। आपको बताया कोई भी मनी बिल लोकसभा में ही पास किया जा सकता है या शुरुआत उसकी लोकसभा में किया जा सकता है। व्यवस्थापिका न्यायिक कार्य भी करती है, निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती है, संविधान में संशोधन करने का कार्य आपको बताया दोनों सदन में से कोई भी कर सकता है। विदेश नीति पर नियंत्रण करना, साथ ही साथ सार्वजनिक शिकायतों की अभिव्यक्ति का कार्य करना। और एक आखिरी कार्य जो व्यवस्थापिका का है वह है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या जो जजेस हैं, अगर उनके ऊपर हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत करनी है या महाभियोग की प्रक्रिया करनी है तो वह भी व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। अब ये संक्षेप में एक चार्ट है जिसमें यह बताया गया है कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं। इसको आप देख लें, जितना बड़ा राज्य उतनी ज़्यादा सीटें, जितना छोटा राज्य उतनी कम सीटें। तो लोकसभा में किस किस राज्य की कितनी कितनी सीटें हैं, जिसमें से राजस्थान की आप लोगों को सबको पता है, राजस्थान के अंदर 25 सीटें हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा
इस वीडियो को, बल्कि मेरे से दो बीच में से कट गया, इस वीडियो को दो भाग में मुझे अब पेश करना पड़ा है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आए या अगला वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको तुरंत पता चल जाए और आप इसको ले सकें। इन सब वीडियोस का पीडीएफ फॉर्म, यानी कि जो इसके अंदर मैटर लिखा हुआ है, आपको वीडियो को रोकने की ज़रूरत नहीं है। उन सब को मैं पीडीएफ फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगी, तीनों के, ये पार्ट 1 के भी, 2 के भी, 3 के भी, ताकि आप लोग उसके जो मैटर है उसका प्रिंट आउट निकाल सकें या उसको पढ़ सकें या उसको कॉपी में नोट डाउन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।